जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी की परीक्षा 2025 प्रीलिम्स यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये विजन आईएएस का टेस्ट क्रमांक 12 है। हमने अभी आपको 11 नंबर का टेस्ट प्रोवाइड नहीं करवाया है। उस 11 नंबर के टेस्ट को भी इसके पश्चात हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स कि यदि आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मैं आपका 1 मिनट लूँगा ताकि मैं आपको 2-4 बिंदु बता सकूं। ये जो 12 नंबर का टेस्ट है प्यारे बच्चों, ये टेस्ट आपका हिस्ट्री को टारगेट करके है। जी हाँ, ये टेस्ट आपका हिस्ट्री बेस है। इसमें आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और चाहे वो एंसेंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो और चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो। स्टूडेंट्स, अब तक हमने दृष्टि आईएएस के आपके साथ में 14 टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं और 4 टेस्ट सीसैट के डिस्कस कर लिए हैं। विजन आईएएस के 10 टेस्ट हमने ऑलरेडी आपके साथ में चर्चा के बिंदु बना लिए हैं और इनका पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है, आप सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा, अन्यथा आप विजिट करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे इनिशिएटिव प्रोग्राम कंटिन्यूसली चला रहा है, जिसमें यूपीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू और साथ ही साथ 2020 से 2005 तक के 24 तक के, मतलब कि जब से 2020 से 2024 तक के जो भी ट्रेडिशनल टॉपिक वाइज हम आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से एलिमेंट मेथड को यूज किया जा सकता है और कैसे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट निकाला जा सकता है। इस क्लासेस में मैं आपको बताना चाहता है कि न केवल हम क्वेश्चन का आंसर देखने का प्रयास करते हैं, बल्कि हम टेस्ट को पूर्ण रूप से एनालिसिस करते हैं और कम समय में अधिक, मतलब कि आप देखोगे मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालने का प्रयास करते हैं, ताकि अगर आप हिस्ट्री का टेस्ट लगा रहे हैं तो फिर आपको हिस्ट्री पढ़नी ना पड़े, आपका रिवीजन यहीं से हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आई होप कि ये उम्मीद करके चलते हैं कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल धोलावीरा अपनी अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। धोलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल कहा जाता है धोलावीरा, और यूपीएससी ने लास्ट आप देखोगे 2021 में धोलावीरा से क्वेश्चन पूछा था। तो क्योंकि ये पानी की जल निकासी के लिए जाना जाता है, और कहाँ पर मिलेगा आपको, गुजरात में मिलेगा। इसके कई ऐसे विशेषताएं हैं इसकी जो रखी गई हैं। जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। अब इसी पर पूछे हैं 4 स्टेटमेंट देकर के। पहला स्टेटमेंट है कि यह कर्क रेखा पर अवस्थित है। आपको मालूम होगा कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। अब देखो, आपको अब हिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ज्योग्राफी का और ज्योग्राफी में मैपिंग का आपको पोर्शन पता होना चाहिए, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि आपको मालूम है। ठीक है, तो उसमें गुजरात भी शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं और पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि यह कर्क रेखा पर अवस्थित है, तो ये बात एकदम क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी। चलिए देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर नहीं होगा, मतलब कि बी आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है। धोलावीरा जलाशयों सहित अपनी सुविकसित जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्वच्छ जो कच्छ का रण है उसका एक हिस्सा माना गया है और 4500 वर्ष पुराना है, और यहाँ पर जल संरक्षण के लिए हड़प्पा वासियों का सुविकसित एक आप देखोगे जलाशय आपको देखने के लिए मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह स्थल एक गढ़, मतलब कि दुर्ग, एक मध्यवर्ती
नगर और एक निम्नवर्ती नगर में विभाजित है। मतलब कि क्या इसको विभाजित किया गया है, जैसे कि आप देखोगे जो गढ़ है जिसको दुर्ग कहते हैं, ठीक है, हालांकि ये 3 भागों में विभाजित है, जैसे गढ़ है, मध्यवर्ती नगर है और निम्न को निचला नगर के रूप में कहा गया है। ठीक है, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के केवल और केवल 2 भागों में ही नगरों को विभाजित किया जाता था, परंतु यहाँ पर 3 में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर तीसरा भी सही है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। जी हाँ, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि आप देखोगे इसको यूनेस्को के द्वारा खासतौर पर 2021 में, जुलाई 2021 में, कब 2021 में, ठीक है, जुलाई 2021 में इसको क्या कर लिया गया था, यूनेस्को ने आप देखोगे संरक्षण रूप से बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, क्योंकि शहरी नियोजन और जल प्रबंधन प्रणाली के एक असाधारण संरक्षण को मान्यता देते हुए इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो चारों स्टेटमेंट क्या थे, पहले स्टेटमेंट का देखो, पहला जो क्वेश्चन था इसके चारों स्टेटमेंट सही थे। मतलब कि कहने का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय सिनेमा की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपसे एक ये मैं कहूँगा कि इसको आप करंट अफेयर भी कह सकते हैं और एक अवेयरनेस पर भी कह सकते हैं। स्टैटिक पोर्शन से खासतौर पर ये पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब कि देखिए क्या है, पहला, सत्यजीत रे अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे। नंबर 2, राजा हरिश्चंद्र को भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली पिक्चर फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब आपको बताना है कौन सा सही है, बताइएगा कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली जो भारतीय रही हैं वो भानु ओथैया रही हैं। कौन है? भानु ओथैया, ठीक है, भानु ओथैया रही हैं और इन्होंने 1983 में आप देखोगे ये पुरस्कार जीता था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट सही है कि राजा हरिश्चंद्र, आपने पढ़ा होगा दादा साहेब फाल्के के बारे में, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र निर्मित इनकी एक पहली फिल्म थी जो पूर्ण लंबाई पिक्चर के रूप में जाना गया, ठीक है, और ये उभरते हुए भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखी थी और भारतीय सिनेमा का एक अग्रणी कार्य के रूप में भी माना जाता है। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट गलत है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है। चंद्रकेतुगढ़ स्थल, अभी देखो चर्चाओं में रहा था चंद्रकेतुगढ़ स्थल। आप जैसा कि आप करंट अफेयर से रूबरू होंगे तो आप इसको बता सकते हैं। चंद्रकेतुगढ़ स्थल, अब देखो कौन सा सही नहीं ये पूछा है आपसे, ठीक है, सही नहीं पूछा है। पहला, यह स्थल कई टेराकोटा जो कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी बिल्कुल, टेराकोटा की कलाकृति यहाँ पर मिली हैं, ये बात एकदम सही है। यह ब्राह्मणी और खरोष्टी के संयोजन में उत्कृष्ट अभिलेख पाए गए हैं। यह उड़ीसा में अवस्थित है। या डी में कह रहे हैं कि यहाँ आभूषणों के साथ साथ केस सज्जा वाली स्त्री प्रतिमाएं बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। मतलब कि जो महिलाओं की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर ज़्यादातर देखने के लिए मिली हैं। देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सही नहीं पूछा आपसे, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ये कह रहे हैं कि उड़ीसा, नहीं बच्चे, ये उड़ीसा में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उड़ीसा के विपरीत आपको कहाँ मिलेगा? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में आपको क्या है ये देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो शी है वो इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी के सब सही हैं, क्योंकि टेराकोटा में शिलाकृति यहाँ की प्रसिद्ध हैं और ब्राह्मणी खरोष्टी जो संयोजित उत्करण अभिलेख भी पाए गए हैं। इन सब के साथ साथ यह आभूषण और सज्जी वाली जो स्त्री प्रतिमाएं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र कई ऐसे क्षेत्रों में, मतलब ये आज से लगभग 200 से 300 ईसा पूर्व, मतलब कि 200 BC से, जरा सुनिएगा स्टूडेंट्स, 200 BC से 300 BC, मतलब कि 300 BCE का ये स्थल माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर आप देखोगे जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है और बाकी के आपकी स्टेटमेंट इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, भारतीय कला और शिल्प के संदर्भ में चौक पूर्णा, मांडला, सांथिया और झोटी, अब कुछ शब्द आपको दिए हैं। यूपीएससी भी खासतौर पर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपसे पूछ लेगा यूपीएससी के लिए। ये बताइएगा, चौक पूर्णा, मांडला,
साथियाँ और चोटी ये शब्द किससे संबंधित हैं? कढ़ाई की पद्धतियों से, मिट्टी के बर्तनों के प्रकार, या फिर चित्रकला की शैलियाँ और फर्श के डिजाइन। तो आपको वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर देना है, बताइए। देखिए ये चर्चाओं का रहा है, तो यहाँ पर जो आपके चौक पूर्णा हुई, चाहे उसके साथ साथ मांडना हुई, सांथिया और चोटी, ये शब्द खासतौर पर फर्श के डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये फर्श के डिज़ाइन के लिए प्रचलित है और ये भारतीय संस्कृति अभिव्यक्तियों की एक प्रसिद्ध ताने बाने और सजोए हुए खासतौर पर क्षेत्र की पहचान को आध्यात्मिक मान्यताओं वाली परंपराओं के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध खासतौर पर फर्श के डिज़ाइन से है। जैसे आज आप फर्श जैसे टाइल्स वगैरह विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन, ठीक है, दीवारों पर, तो उसी तरीके से ये फर्श जो नीचे उस समय हुआ करता था, तो उस समय के ये रूप में देखने के लिए मिलेगा। और जैसे मैं बात कर लूँ एक एक करके यहाँ पर, जैसे मांडा की बात कर लें, अगर हम मांडा की बात कर लें तो मांडा ये जो इसका उद्भव हुआ है, मांडा का उद्भव कहाँ पर हुआ है? ये आपको राजस्थान में मिलेगा। आरजे बोले तो राजस्थान, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश बोले तो एमपी। वहीं पर अगर हम देखें साथिया, दो साथिया हैं, ठीक है, साथिया की अगर बात कर ले तो ये गुजरात में आपको मिलेगा, ठीक है, ये भी फर्श की डिजाइन है, ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में आपको मिलेगा। वहीं अगर हम देखें झोंटी, ठीक है, किसकी बात करें? जो आपकी झोंटी है ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में मिलेगा, ओडी। और चौकपुरना, चौकपुरना कहाँ पर मिलेगा? पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आपको मिलेगा। पीवी एंड यूपी के कुछ रीजन में आपको ये मिलेगा। ये सभी की सब क्या है? फर्श के डिजाइन के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से किसे चार्लों और प्रतिज्ञाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रसिद्ध एक सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है और अक्सर हाथी की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है? मतलब कि जो आप बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते हैं तो बुद्धिज़्म को खासतौर पर बोधिसत्व, देखो जब आप बुद्धिस्ट को पढ़ोगे तो बुद्धिज़्म में आपको दो शाखाएं इसकी मिलती हैं खासतौर पर, एक आपको हीनयान और एक आपको महायान देखने के लिए मिलेगा। अब जो महायान शाखा है बुद्धिज़्म की, वो क्या करती है? जो बुद्ध हैं, ठीक है, उनको खासतौर पर क्या है, वो भगवान के रूप में देखने का काम करते हैं। वहीं पर अगर हम देखें जो हीनयान शाखा है, हीनयान शाखा इस बात का आप देखोगे चर्चा करती है, जिक्र करती है खासतौर पर कि ये एक समाज सुधारक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में इनको जाना जाता है, एक महान व्यक्ति के रूप में इनको जाना जाता है जिन्होंने समाज में सुधारने का काम किया। तो जो महायान शाखा है वो इनको खासतौर पर बोधिसत्व की बात करती है, ठीक है। तो अब यही से पूछा गया है कि हाथी की सवारी करते हुए चित्रित कहाँ पर किया गया? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कई बच्चे इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का इन्होंने गलत आंसर दिया। मतलब कि अगर आप देखो जब इसकी बात यहाँ पर की जा रही है तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप देखोगे संतन भद्र। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो आपके सामंत भद्र हैं, ठीक है, ये महायान बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? कई ऐसी प्रतिज्ञाएं मूर्त रूप देने वाले परिशुद्धों में से एक सर्वव्यापी बोधिसत्व को रूप में इन्होंने जाना, और अन्य बोधिसत्वों के विपरीत जो कि प्रज्ञा, करुणा और ध्यान पर केंद्रित करते थे, इन्होंने सामंत भद्र बोधिसत्व पंथ और कर्म अर्थात कि आचरण, व्रतों और नैतिकता के महत्व पर बल देते हैं। तो इनको क्या है आप ध्यान में रखें, उन्हें अक्सर खासतौर पर 6 दांतों वाले सफ़ेद हाथी का सवार के रूप में चित्रित किया जाता है। मतलब कि आप देखोगे ये जब भी आपको मिलेंगे तो हाथी की सवारी पर ये आपको मिलेंगे, और मानसिक शक्ति, पवित्रता, आध्यात्मिक आचरण और दृढ़ता की शक्ति का प्रतीक रूप से देखे जाते हैं। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। अब पूछा गया क्वेश्चन कहाँ से? जैनियों से। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, देखो चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, चाहे आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी दे रहे हो, वनडे एग्जाम, ठीक है, किसी भी स्टेट वगैरह का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो चाहे सीडीएस का हो या यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई गई जो भी परीक्षाएं हो उनका एग्जाम हो, तो मैं आपको बता दूं अगर एंसेंट हिस्ट्री पर क्वेश्चन बनता है तो आपको 3 में पार्ट बता रहा हूँ, 3 पोर्शन में आवश्यक रूप से आपको कवर करने के लिए कहूँगा। आप जैसे षड् दर्शन जरूर करें, जैनिज्म और बुद्धिज्म को आवश्यक रूप से पढ़ें। तो यहाँ पर जैनियों के आदि पुराण को संस्कृत में किसने लिखा? अब देखो यहाँ पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो जैनियों के पुराण हुए हैं उनका जो आप देखोगे संकलित किया गया वो संस्कृत में किया गया।
तो किसने लिखा था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, ये जो जैनियों के पुराणों को संस्कृत में जो संकलन करने का प्रयास किया था वो थे आपके जिनसेन। अब जिनसेन क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रकूट शासक कला और साहित्य के महान संरक्षकों में से एक जाने जाते थे। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक काल के बारे में आपने पढ़ा होगा। उनके दरबार में केवल संस्कृत के विद्वान थे, बल्कि अनेक ऐसे कवि भी हुआ करते थे जो प्राकृत, अपभ्रंश और लिखने के साथ साथ वो समझते थे, पढ़ते थे आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननियों में से वो खास तौर पर ये जाने गए। तो जिनसेन को इसका क्या कहा जाता है, संस्कृत में लिखने का मतलब कि जैनी जितने भी आदि पुराण रहे हैं इनको एक तरीके से आपको हो गए कॉपी किया है, मतलब कि इनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। जैसे कि पहली पुस्तक आप देखोगे जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की है और उनके पुत्रों भरत और बाहुबली की कहानी से संबंधित है। ये जो बाहुबली की आपको प्रतिमाएं मिलती हैं खासतौर पर साउथ में आपको मिलेंगी। ठीक है, आपने जैनिज्म की 2 शाखाएं पढ़ी होंगी, हालांकि टाइम इसमें कम होता है लेकिन फिर भी जैनिज्म की 2 शाखाएं आपने पढ़ी होंगी। एक होती है श्वेतांबर, एक होती है दिगंबर। जो दिगंबर आपको मिलते हैं, जो नग्न होते हैं, वस्त्रहीन होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो वो खासतौर पर जो जैनी हैं वो साउथ कल्चर में आपको मिलेंगे। और वाइट कलर की जो ड्रेस पहने रहते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं हल्के कलर के, तो वो आपको खासतौर पर नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में मिलेंगे। ठीक है, तो इसको सारी चीज़ें, हालांकि ये बहुत डेप्थ में चला जाएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिनसेन के बारे में चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, और ये मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहता कि कृष्णद्वितीय आध्यात्मिक मार्गदर्शन जो गुणभद्र ने जैनियों के महापुराण की रचना की थी, और जो पद्मा ने 10वीं शताब्दी में कन्नड़ में आदि पुराण की रचना की थी। तो ये इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये ऑप्शंस थे, इनका भी मैंने आपको थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर दें। निम्नलिखित भू राजस्व प्रणाली पर विचार कीजिए। अब भू राजस्व प्रणाली आपसे पूछी गई है। भू राजस्व प्रणाली का मतलब होता है, आप देखोगे लैंड टैक्स, मतलब कि जिसको भू राजस्व कर कह सकते हो। ठीक है, टैक्सेशन के रूप में इसको जाना जाएगा, भूमि कर आप कह सकते हैं, क्योंकि भू राजस्व आप कहाँ से, राजस्व भूमि से कैसे मिलेगा, जब आप टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो उसी पर पूछा गया। जैसे गल्ला बख्शी प्राणी है, जो आपकी नक्श प्रणाली है, दहशहला जो जसाला प्राणी है। अब ये पूछा गया उपयुक्त भू राजस्व प्रणालियों में से कितनी अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। बताओ कितनी थी, कितनी नहीं थी। देखिए, अगर हम देखें अकबर के शासनकाल, आप सभी जानते हैं 1500 ईस्वी के आसपास में अकबर का शासनकाल मिलता है। ठीक है, 1580 के आसपास में। तो अगर आप इस चीज़ को जानें तो चाहे वो आपकी दहसाला प्रणाली हो, चाहे वो आपकी नष्क प्रणाली हो, चाहे वो गल्ला बख्शी प्रणाली हो, ये सब की सब क्या थी, अकबर के शासनकाल में इनका प्रचलन खास तौर पर किया गया था। तो यहाँ पर तीनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ठीक है, तीनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, इसको ध्यान में रखना। चलिए मैं एक एक थोड़ा सा 2-2 सेकंड में आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे गल्ला बख्शी प्रणाली की अगर हम बात कर लें तो ये खास तौर पर आप देखोगे गल्ला बख्शी जो प्रणाली है, ठीक है, ये बटाई या फिर गल्ला बख्शी के रूप में जाना जाता है। तो इसको बटाई भी आप कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, मतलब कि मान लीजिए किसान के पास में 100 यूनिट गेहूँ हुई है तो इसका 1/2 कह सकते हैं। तो मतलब कि 50 अब राजा ले लेगा 50 की इधर, तो ये भी सही है। जो आपकी नस्क प्रणाली है, अगर आप देखें इसको, तो जब आपने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व को पढ़ा होगा तो किसानों को क्या था, उनकी भूमि की उत्पादक क्षमता के आधार पर ऋण लिया जाता था, मतलब कि उनसे टैक्स वसूला जाता था। अब टैक्स में जो भूमि हुआ करती थी, तो आपने भूमि पढ़ी होगी अकबर के शासनकाल में, मैं लिख देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका। जैसे पोजल, कई बार आपसे पूछता है ना पोजल भूमि के बारे में। ठीक है, पोजल भूमि आपसे पूछा जाएगा। परती भूमि आपसे पूछा जाता है, चाचर पूछा जाता है, चाचर भूमि, और बंजर भूमि पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे पोजल भूमि की अगर हम बात कर लें तो ऐसी भूमि होती है जिस पर प्रतिवर्ष क्या होती है, खेती होती है। ठीक है, कंटिन्यूसली। जैसे आप किसान हैं, अगर आप किसान रहे होंगे, ठीक है, ऐसे परिवार से बिलोंग करते होंगे, तो आपको आई थिंक इसके बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज होगी पोजल के बारे में। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली खेती होती है। वहीं परती की बात कर लें तो इस पर क्या है, भूमि जिस पर खेती नहीं की जाती।
ठीक है। अब ये एक थोड़े से लंबे समय तक रहती है, 2 से 3 वर्ष तक खाली रहेगी। चाचर की बात कर लें तो ये लगभग 2 से 3 वर्ष तक पड़ती रहती है, और इस पे परती पे दुख है। परती पे क्या है ना, जैसे 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया, 6 महीने के लिए, या फिर आप 1 साल में एक ही फसल ले पा रहे हैं। इस पे क्या होता है, 2 से 3 वर्ष तक के लिए आप इसको खाली रहने देते हैं। बंजर वह होती है जिसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है कृषि की। तो यहाँ पर तीनों बातें क्या हो जाएंगी, आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य हैं। स्टूडेंट्स, ये यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुका है, ठीक। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, और मैंने दृष्टि जो विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 2 है ना, आई थिंक आपने देखा है, पता नहीं, टेस्ट नंबर जो 2 है उसमें मैंने इसके ऊपर भी चर्चा करी है, इस क्वेश्चन को एक रेफरेंस के तौर पर। तो अगर नहीं देखा है टेस्ट नंबर 1, 2, ठीक है, तो उनको देखिएगा सबको। बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे लगाएं हिस्ट्री के, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर कौन से कोलंबो देशों की यहाँ पर बात की गई है, तो देखो, जब आप बात करते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये रीजनल सुरक्षा सम्मेलन के रूप में इसको जाना जाता है, बांग्लादेश को अपने 5वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया। अब देखो कौन कौन से देश हैं जो इसमें हैं। मौजूदगी की बात कर लें तो अभी घोषणा हुई थी, वर्चुअली इसकी मीटिंग की गई थी, तो इसमें कई सदस्य देश हैं। जैसे भारत इसका सदस्य देश है, हाँ। क्या बांग्लादेश है? हाँ, बांग्लादेश भी शामिल हो गया है और 5वें सदस्य के रूप में। क्या श्रीलंका है? हाँ जी, श्रीलंका है। मालदीव है इसका? जी हाँ। इन सब के अलावा कौन से हैं? मॉरिशस भी है, ठीक है। कौन सा है? मॉरिशस भी है सर। मॉरिशस भी हो जाएगा, और मॉरिशस के साथ साथ यहाँ पर 5वें देश के रूप में ये जाना गया है। तो ये कंट्री इसमें शामिल है। आपने इंडियन ओशन पढ़ा है। ऐसे क्वेश्चन वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाता है जो थोड़ा बहुत मैप की समझ रखता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 20 मिनट पहले उठ करके मैप जरूर अवश्य रूप से देखें, तो इससे कई चीज़ें आपकी कवर होती हैं। अब देखो, जैसे इन्होंने बांग्लादेश की बात करी, बंगाल की खाड़ी है। जैसे भारत की बात करी तो शामिल ही होगा। मालदीव की बात करी, मॉरिशस की बात करी, ठीक है, श्रीलंका की बात करी, तो ये इसके सदस्य देश तो होंगे। श्रीलंका की बात करी, ठीक है, तो ये सब इसके कंट्री देश हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपसे पूछा है तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो सभी हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में, मतलब कि इसका उद्देश्य है कि जो आपका इंडियन ओशन है, अरब सागर है, ठीक है, इस रीजन में थोड़ी सी सुरक्षा आपकी बनी रहे, शांति व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके हिंद महासागर के रीजन में, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ों को इसमें विस्तार दिया गया है, और त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा के रूप में भी इसको स्थापित करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। जवाब दे क्वेश्चन का। भारतीय यूनानियों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जब भारत में यूनानियों का आक्रमण हुआ, ठीक है, आप पढ़ते हैं यूनानियों का आक्रमण 250 ईसा पूर्व के आसपास यूनानियों का आक्रमण हुआ था भारत में। उत्तर भारत पर सिकंदर के आक्रमण के साथ यूनानियों का भी आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उन सिक्कों पर एक तरफ राजा और दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक देवी देवताओं को दर्शाया गया था। देखो, जब उस समय जो यूनानी थे, भारतीय यूनानी थे, तो उन्होंने जब सिक्के किए थे जारी, तो एक तरफ वो क्या करता था, जो उस समय का किंग होता था, क्या होता था, जो उस समय का किंग होता था, तो वो अपनी मूर्ति को, ये ध्यान में रखना, अपने चित्र को या अपनी मूर्ति को अंकित करवाता था उस सिक्के पर। जैसे आज आपको अशोक की लाट दिखती है, ठीक है, अशोका जो आपको स्तंभ का चिन्ह मिलता है, आपने 1 रुपये का कॉइन्स आपने देखे ना, 5 का, 1 का, 10 का, ये देखें तो एक साइड मिलता है, एक साइड आपको कुछ और मिलेगा, जैसे 2 रुपीज़ 2 हाथ, ठीक है, इस तरीके से। तो वहाँ पर क्या था, एक तरफ राजा हुआ करता, तो दूसरी तरफ आप देखोगे उससे प्रचिन्ह जो देवी देवता थे, जो हिंदू धर्म से खासतौर पर संबंधित थे, वो वहाँ पर हुआ करते थे, उस पर अंकित। भारतीय यूनानी सिक्कों पर यूनानी, ग्रीक और खरोष्ठी में द्विभाषी लेख अंकित थे। हाँ, क्योंकि उस समय खरोष्ठी को बहुत ज़्यादा, जैसे बैक्टीरिया के गवर्नर ने भी कई चीज़ें इसमें देखी थी, तो कई ऐसे भारतीय राजाओं ने पराजित किया था, और पहला भारतीय यूनानी एक शासक के रूप में ये देखने के लिए मिले। तो इन्होंने, जैसे भगवान कृष्ण, बलराम आदि यहाँ पर आपको मिलेंगे इन पे, ठीक है।
तो भारत में सर्वप्रथम अगर आपसे पूछ ले तो दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, लेकिन कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के तो किसने चलाए थे, तो ध्यान रखना सबसे पहले जो भारत में सोने के सिक्के चलाए थे तो वो यूनानियों ने चलाए थे। ठीक है, सबसे पहले, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेगा, सबसे पहले सोने के सिक्के, सोने के सिक्के किसके द्वारा, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। मान लीजिए एक स्टेटमेंट और देता कि यूनानियों के द्वारा सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए गए, तो ये ध्यान में रखना, सोने के सिक्के सबसे पहले, मतलब कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए अगर ऐसा पूछ ले तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए भारतीय यूनानियों के द्वारा सबसे पहले। लेकिन कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे तो गुप्त काल में चले थे। ठीक है, उसको स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण काल अगर कहा जाता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के आप देखोगे ज़्यादा मात्रा में आपको मिले थे, सबसे ज़्यादा मात्रा में। कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है क्या, जैसे कि आप देखोगे एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था ऐसे, मंदिर स्थापत्य शैली पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बुद्धिज़्म से पहले नहीं था। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ऐसे ही सिक्के पूछे जा सकते हैं, तो सिक्के यूनानियों के आक्रमण से पहले भी थे, बुद्धिज़्म आप देखते हो तो उस समय भी थे। ठीक है, तो वो भी सिक्के चलाया करते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इट नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सुर्खियों में रहा पद मानी म्यूल। अब देखो मानी म्यूल पद जो है आपका चर्चाओं में रहा है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखो पहला, डिजिटल धोखाधड़ी और अवैध धन हस्तांतरण। बी में कह रहे हैं कि उच्च निबल संपत्ति वाले व्यक्तियों हेतु निवेश के अवसर, और सी में कह रहे हैं रियल जो स्टेट में आय सर्जित करने वाली परिसंपत्तियां। डी, आर्थिक अपराधों में मध्यस्थता करने वाला अंतर्राष्ट्रीय निकाय। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। मनी म्यूल के बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए जो मनी म्यूल है बच्चे, अगर आप इसकी बात कर लें तो मनी म्यूल खासतौर पर ये धोखाधड़ी, ऐसे आप कहोगे, एक मैं शब्द में कहूँ तो एक तरीके से आप कहोगे कि साइबर फ्रॉड है ये। ठीक है, डिजिटल धोखाधड़ी है बच्चे, क्या है, एक डिजिटल धोखाधड़ी है, इसको आप साइबर फ्रॉड के नाम से भी इसको आप जान सकते हैं। और मैं कहूँगा कि जैसे आप पढ़ रहे हैं तो मनी म्यूल, अब देखो ये किसने कहा है, ये खास तौर पर आरबीआई ने बैंकों को जब भी म्यूल खातों के बारे में चेतावनी दे दी है। ठीक है, और ख़ासतौर पर इसको रोकने के लिए, सुरक्षा उपायों को आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई ने स्वयं इस पर आकर के अपने व्यक्त दिए हैं। और ख़ासतौर पर जो लोग इसके शिकार हो गए हैं तो उससे लोगों से धन प्राप्त करता है तो उसको हस्तांतरित करता है, तो उसकी बात भी ये देखी जाती है। तो उनको लेकर के कई ऐसी चीज़ें रखी गई हैं, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसमें जैसे वित्तीय धोखाधड़ी है तो इसमें आता है, मनी म्यूल के प्रकार भी कई ऐसे होते हैं जिसमें एफबीआई के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो 3 श्रेणी होती है इसमें। जैसे अब देखो क्या हो सकता है, 3 श्रेणियों में ध्यान रखना, आपके साथ भी हो सकता है, अगर आप सचेत नहीं रहे तो हो सकता है। ठीक है, पहला क्या होगा, जैसे अनजाने में, जैसे अनाचित रूप से बने ऐसे मनी म्यूल हो सकता है। जैसे अनजाने, आपको पता नहीं है लेकिन बन के किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे उनकी तबीयत खराब है, आपके रिलेटिव बता दिए, आपने पैसे दे दिए, एक तो ये हो गया। दूसरा है जानबूझकर बने ऐसे, मतलब कि चलो कोई बात नहीं है, वो बोल रहा है दे दो। तीसरा है कि एक तरीके से मिली भगत से बने। ठीक है, तो इन पे कई चीज़ों में इसको रखा गया है। ठीक है, एक तरीके से जालसाज, इसको फ्रॉड स्ट्रेस आप कहोगे। ईमेल, चैट, आप देखोगे रूम, नौकरी की वेबसाइट, ब्लॉग के माध्यम से ऐसे ग्राहक को संपर्क करते हैं और उनको आकर्षित करते हैं, जैसे कमीशन के बदले में। जैसे कई बार आप क्या है ना, जैसे ड्रीम 11 चल रहा है तो यहाँ पर आपको फ्रॉड बहुत मिलेगा ड्रीम 11 पर। ठीक है, आप पता चल रहा है ड्रीम 11 ना खेल करके कुछ और ही खेलने लग रहे हैं, और ऐसे फ्रॉड एप्लीकेशन भी डुप्लीकेट बने हुए हैं, तो आप क्या है अपनी मुद्राएं हार जाते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो बैंक खाते से पैसा वो प्राप्त करने के राजी करते रहते हैं, आपको लालच देते रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं ड्रीम 11 का थोड़ा सा सत्यता बता देता हूँ। देखिए ड्रीम 11 बहुत चल रहा है ना, बहुत चल रहा है, आईपीएल चल रहा है भारत में, टाटा आईपीएल मत देखिएगा। ठीक है, पेपर पे ध्यान दें। देखो है क्या, मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आप में से मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसने क्या किए हैं, अपनी 100 रुपये लगाती है ड्रीम 11 पर, टीम बनाई। ठीक है, और उसकी टीम क्या है, जीत गई, मतलब कि विजय होगी। अब इसको मान लो इसका मिल गया 5 गुना मान लेते हैं।
अगर 100 रुपये मिल गए तो 5 गुना मान लेते हैं, चलो 500, ठीक है, या मान लीजिए 10 गुना मान लेते हैं, चलो ठीक है, इसने 10 गुना तो 1000 मान लेते हैं। अब ये 100 रुपये में क्या हुआ, 1000 रुपये जीत गया ए, ठीक है, एक मैच में। फिर नेक्स्ट मैच हुआ और इसने क्या हुआ, सोनी लगा करके आपके इसने 200 लगा दिए, ठीक है। आपके क्या हुआ, ये आपके भी मैच जीत गया, मान लो इसका 1.2 जितना भी माने आप, ठीक है, 10 गुना नहीं मान ले, 5.5 मान लेते हैं, 5.5, तो मान लो कि 1500 रुपये इसको फिर मिल गए। अब मानो कि इसने क्या किए, अब की बार इसने न 100 लगाए न 200, अब की बार में इसने 500 लगा दिए। अब 500 का मान लो इसको क्या मिल गया, 500 का फिर से मान लो कि 5.5 मिल गया, तो ऐसे करके आप मान सकते हैं। तो मान लो कि इसको 2500 रुपये मिल गए, टीम इसकी जीत गई। अब क्या कर रहा है ये, अब क्या कर रहा है जरा समझना, इसको प्रॉफिट उन्होंने कहीं का दे दिया। अब इसने क्या किया, 500 नहीं लगा रहा यार, 1000 नहीं लगा रहा, मान लीजिए इसने कहा 1000 लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिसके साथ आप पैसे लगा रहे हैं ना, उधर बेटा बैठी हुई कंप्यूटर है, उधर मशीन है, ठीक है, वो आपके ब्रेन के साथ में खेल रहे हैं। पहले आपको छोटे प्राइस जिता देते हैं। अब मान लो इसका क्या किया उसने 5 गुना, तो आप 5000 जीत गए, ठीक है, 5000 जीत गए। लेकिन अब क्या हुआ, आपको तो कह रहा है मैं तो हारता ही नहीं, मैं तो जीत ही जाता हूँ, मेरी तो ड्रीम 11 ऐसी बनती है टीम सारी। आपने क्या किया बेटा, अब आपने 5000 रुपये लगा दिए, 5000 लगे और आपकी टीम हार गई। 5000 आपके एक अकाउंट में से सपा पहले में ही, जैसे बड़ी मुद्रा आपने लगाई, 5000 आपके ख़त्म। अब देखो आपको नींद नहीं आएगी, अब आपको नींद नहीं आएगी और आप क्या करोगे, आप मल्टीपल टाइम सोचते रहोगे इसके बारे में, ठीक है, और आप विद्यार्थी जीवन है तो 5000 आपके लिए बहुत वैल्यू रखते थे, जब जीत रहे थे तो जीत रहे थे। अब क्या हुआ, आप उसको लौटाने का प्रयास करोगे, ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है 5 नहीं लगा रहा, 1000 लगाऊंगा, 1000 लगाओगे, फिर हार गया बेटा, तो 6000 गए आपकी जेब से, ठीक है, 5 पहले एक ये भी गया। अब आप क्या हतोत्साहित हो गए, आपने कहा चलो ठीक है 500 लगा देता हूँ, 500 लगाए बेटा, ये भी गए 500, फिर वो इस तरीके से आपका चलवाता है, ठीक है, आपको ये फ्रॉडबाजी होती है आपके साथ में, तो ना खेले, बेटर है। मैंने तो आज तक पबजी वाला देखा भी नहीं है, कैसा होता है वो गेम कैसा, और ये ड्रीम 11 ना, ठीक है, मैं इन सबसे दूर रहता हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, तो आप भी इनसे दूर रहें और धोखाधड़ी से अपना OTP किसी को शेयर ना करें, ठीक है। चलिए, और अपना फ़ोन, आपका प्राइवेट फ़ोन है, आपका डिवाइस है, सबको ना दें। चलिए देखिए, क्योंकि पैसे के मामले में अपने आप पर विश्वास करें, बाकी पर इतना विश्वास ना करें। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, विष्णुपद मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने सुना होगा विष्णुपद मंदिर के बारे में, क्योंकि ये चर्चाओं में रहता है लगातार, ठीक है, और अभी हाल ही में केंद्रीय जो बजट में भाषण में घोषणा भी इसकी की गई थी, विष्णु जो पद मंदिर है, ठीक है, महाबोधि मंदिर के परिसर कॉरिडोर में इसकी योजना को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जा रहा है। तो बताइएगा किसके बारे में, विष्णु पद मंदिर। इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। दूसरे में कह रहे हैं कि यह बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित है। बताइए, आपने महाबोधिसत्व देखा होगा, तो इस बार क्या हुआ है, बजट 2000, आपका बजट जो है ना UPSC एस्पिरेंट के लिए तो 2025-26 का बजट है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इन्होंने बोधिसत्व को, ठीक है, बोधिसत्व को बढ़ावा देने के लिए, इस परिसर को, इस कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली योगदान दिया। जितने भी इनसे जुड़े हुए ऐसे स्थल रहे हैं उन पे सरकार काम करेगी। सॉरी स्टूडेंट, उसका एक रीज़न है। देखिए लगातार क्या है, टूरिज्म प्लेस, तो ऐसे टूरिज्म, ऐसे कॉरिडोर बनाने हैं सरकार को, तो इसलिए सरकार इस पे काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आई होप कि मुझे ऐसा लग रहा है बारी बारी है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, दूसरे अगर स्टेटमेंट की बात कर लें तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो मंदिर है अगर हम देखें तो बिहार में है, और बिहार के कहाँ पर है, गया में है, ठीक है। ये गंगा में नहीं, गंगा नदी के तट पर नहीं है, ये गया में है। देखो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट गया ही है, ठीक है, एक ज़िला ही रखा गया है ये बिहार का गया, और यहीं पर बोधिसत्व आपको टेम्पल मिलेगा, भगवान बुद्धा जिनको हम कहते हैं, ठीक है। अब बुद्धिज़्म आप पढ़ोगे तो वही वहाँ पर तो बुद्धिज़्म ही भगवान कहा जाते हैं, तो हम भी उनको श्रद्धाभूषी भाव से देखते हैं, ठीक है, जिस भाव से, क्योंकि भारतीय कल्चर इतना आप देखोगे सजाया हुआ कल्चर है, इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, सभी के प्रेम और स्नेह के साथ में। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है बच्चे, तो आंसर आप देखोगे ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए, मतलब कि पहला सही है। निर्माण जो थी खासतौर पर रानी अहिल्याबाई होलकर ने इनका करवाया था, और 1787 में, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अब देखो ये बजट में चर्चा की गई है, तो 1787 में इन्होंने निर्माण करवाया था इस मंदिर का, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। लगभग ये 100 फीट ऊंचा है और इसमें 44 स्तंभ आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है।
और महाबोधि मंदिर की बात कर लें तो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 पवित्र स्थल यहाँ पर मिलते हैं। और इसी में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। और बिहार के बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, यहीं पर निरंजना नदी है, इसको ध्यान में रखेंगे, ना कि गंगा नदी है, ठीक है, निरंजना नदी। और 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने यहाँ पर इनका द्वार बनवाया था। यूनेस्को की सूची में ये शामिल किए गए और इसे पूर्ण रूप से ईंटों से निर्मित है। और इस मंदिर में खासतौर पर सदियों से ईंट वास्तुकला के विकास को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला जो स्टेटमेंट है इसका सही हो जाएगा, बाकी के इसमें गलत है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन पढ़िएगा, बताइएगा। मैंने कहा ना षड दर्शन क्यों जरूरी है, देखो ये षड दर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। जिस स्टूडेंट्स ने षड दर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तैयार किया होगा, वो स्टूडेंट्स इसका आंसर दे देगा। देखिए देखिए कैसे। दक्षिण भारत में हुए भक्ति आंदोलन, जब आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस समय, उससे पहले, ठीक है, जो उत्तर मध्यकाल है उससे पहले जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, 700 से 600 ईसा पूर्व के आसपास में, ठीक है, तो उस समय का जो रीजन है बच्चे वो यही है। और साउथ में संगम और भक्ति, तो वहीं पर है ये। तो पहला है शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य को ईश्वर में विलीन होने के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है और पर्याप्त ज्ञान के बिना मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। कौन कह रहे हैं इस बात को? शंकराचार्य कह रहे हैं। ये बात सही है। और शंकराचार्य आप सभी जानते हैं, ठीक है, शंकराचार्य जो कि शिव के उपासक के रूप में, शंकर मतलब कि शिव के उपासक के रूप में, ठीक है, ये कह रहे हैं रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकता है। मतलब कि आप अपने आप को, अपने मन को, अपने तन को, ठीक है, और धन को भी आप क्या कर दो, ईश्वर के समर्पण कर दो। आपको जो खास तौर पर क्या होगी, अगर आपका ईश्वर के प्रति इतना समर्पण रहेगा तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उसमें वो मदद करेगा, हेल्प करेगा आपकी, ठीक है, क्योंकि आप उस जीवन से जो आपको इन सभी में, ठीक है, इन मदिरे में, इस मास में, इस सभी चीज़ों में घेरे हुए है, उससे आपको मुक्ति दे देगा। मतलब कि ये रामानुजाचार्य। और विशिष्ट द्वैतवाद जब आप पढ़ोगे, मैंने कहा ना, जब आप द्वैतवाद पढ़ते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद पढ़ते हैं, शांक पढ़ते हैं, योग पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ से चीज़ें मिलती हैं, तो उसको एक बार आवश्यक रूप से पढ़ें। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। जो शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद और गैर द्वैतवाद का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो इन्होंने ईश्वर के प्रति आस्था, मोक्ष का मार्ग और मार्ग में ज्ञान की ईश्वर और सर्जित प्राणी के रूप में एक सहायता प्रदान करता है। इनका कहना यही है क्योंकि दर्शन इनका वेदांत कहा जाता है और शंकर ने वेदों को सच्चे ज्ञान के स्रोत में बताया। तो अब ये ज्ञान कौन सा, मतलब कि वेद, जो वेद पुराण है उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब आप उनको ज्ञान में लाओगे अपने में, आराधना में, तो उससे कई चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलती है, जैसे नाथ मुनि की सभी आचार्य, रूढ़िवादी ब्राह्मण, ऐसे कई देखने के लिए आपको मिलेंगे। खैर, 11वीं शताब्दी में एक अन्य प्रसिद्ध जो शंकराचार्य रामानुजा ने भक्ति के वेदांतों की परंपरा समाहित करके अपना तर्क दिया था। ये भगवान की कृपा करने में ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण देते हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रामानुजा ने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलन और वेदों पर आधारित उच्च जाति के आंदोलन के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी किया था, क्योंकि इन्होंने निम्न और उच्च दोनों वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास किया। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या है आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, कौन सा सही है ना, कौन सा सही पूछा था, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मतलब कि जूम थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी फुल हो सके। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, स्टेटमेंट दिख रहे हैं, ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, दिखिएगा। आइए देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 4 स्टेटमेंट है। पहला, इसे बिना किसी मिट्टी के कटार्स, स्टोन, पाउडर ग्लास, मुल्तानी मिट्टी और बोरेक्स में एक अद्वितीय मिश्रण में बनाया जाता है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसका विशिष्ट रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से प्राप्त होता है। कारीगर विस्तृत, मतलब कि पुष्प, पक्षी और ज्यामितीय रूपांकनों को बनाने के लिए हाथ में पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी तकनीकी का उपयोग करते हैं। चौथे में कह रहे हैं कि इससे कम तापमान पर पकाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक उत्कृष्ट अर्ध पारदर्शी कलाकृति प्राप्त होती है। पूछा गया आपसे, उपर्युक्त कथनों में से पोट्री
कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का उल्लेख किया गया है? बताओ किस प्रकार का उल्लेख है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। किस प्रकार का उल्लेख है? देखो ये जो अभी चर्चाओं में रहा है तो ये खास तौर पर है आपकी ब्लू पोट्री। जो ब्लू पोट्री है बच्चे, ठीक है, ये खास तौर पर इसमें रखा गया है। तो सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ से आपको मिलेगा, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। नप्पाफाण काल स्थल है, कहाँ पर मिलता है? मेहरगढ़। और अभी वर्तमान में क्या है? ये नवपाषाण काल स्थल है। ठीक है, नवपाषाण काल स्थल है, ठीक है, जो मेहरगढ़ है और अभी वर्तमान में पीएके में है। पीएके कह दो या पाकिस्तान कह दो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लू जो आपकी पोल्ट्री है ये आपको मिलेगा। और इसका संबंध आज से नहीं है, आप देख लो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का तात्पर्य कब से है बच्चे? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। क्योंकि आप पढ़ते हैं पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो ये लगभग 6,000 के ईसा पूर्व के आसपास है। फिर उसके बाद ताम्र पाषाण काल 3300 से, ठीक है, वो वाला, ठीक है, 3,000 से। तो उसको ध्यान में रखना है। तो ये ब्लू पोल्ट्री में आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें वैदिक काल में के दौरान में लाल मृतभांड, चित्रधूषण मृतभांड ऐसे कई प्रचलन में मिलते थे। सामग्रियाँ मिलती थी, बर्तन, कोटरे, ठीक है, कई ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। झुक्कर मांडा, प्रसिद्ध मिट्टी के काले बर्तन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान ऐसे इसको बहुत ज़्यादा उत्कर्षता मिली थी। ठीक है, तो बी इसका राइट, सॉरी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्लू आपकी, आप देखोगे पोर्ट्री। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन देखिए गुप्तकाल से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। याद बन रहा है कुछ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, फिर उसके बाद में रिंग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल। बन रही है चीज़ें, ठीक है, डेट वाइज। चलिए देखिए, पहला गुप्तकालीन जो प्रशासन है, क्योंकि ये मौर्योत्तर काल के बाद में गुप्त काल आपको मिलता है, ठीक, और ये 300 से 600 ईसा पूर्व के क्षेत्र में आपको मिलेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे जरा समझना आपको, जो गुप्तकालीन प्रशासन जो प्रणाली है, देखो अब ये प्रशासन, सामाजिक ये व्यवस्थाएं आपसे पूछता है। देखो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने क्या है ना, अपना दृष्टिकोण, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी का दृष्टिकोण समझ गया वो आंसर निकाल लेगा। यूपीएससी आपसे राजनीतिक नहीं पूछती है, ध्यान रखो, उसे राजनीतिक में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। राजनीति में तो ये वनडे एग्जाम है, वो पूछते हैं, या यूपीएससी के आधार एग्जाम है, या स्टेट पीसीएस, वो पूछ लेते हैं। ये पूछती है वहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, वहाँ की सोशल सिस्टम क्या था, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या था। ये आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन बना देती है, ठीक है, यूपीएससी ये काम करती है। तो इसी पर पूछा है गुप्तकाल में। देखिए, साम्राज्य मुक्ति नामक विभागों में विभाजित था। मतलब कि आप देखोगे जो साम्राज्य था, क्या वह खासतौर पर आप देखोगे प्रभागों में विभाजित था। किसमें? साम्राज्य मुक्ति नामक प्रभागों में विभाजित था, जिनका मुखिया ऊपरी होता था। बताओ, जिनका मुखिया ऊपरी होता था। क्या ऐसी बात है? क्या ऐसी बात है? तो ये बात एकदम क्या है, सही है।